गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं सुनीता चौधरी, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय डेगाना से आज आप सभी से बीएससी पार्ट 2 पेपर फर्स्ट के टॉपिक डी ब्लॉक एलिमेंट्स में रेडॉक्स पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स की चर्चा करूँगी। यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में रेडॉक्स पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन स्टेट्स के क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या गुण है। सबसे पहले चर्चा करेंगे रेडॉक्स पोटेंशियल या रेडॉक्स विभव। ठीक है, अब देखो रेडॉक्स विभव को जानने के लिए सबसे हमें सेल की बेसिक स्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए। तो किसी भी सेल के लिए 3 पोर्शन जरूरी होते हैं। एक होता है कैथोड, दूसरा होता है एनोड और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट यानी कि वैद्युत अपघट्य। ठीक है, तो यदि किसी सेल के एक भाग में एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया जाए, यानी कि एक जो है इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया और दूसरे भाग में 298 केल्विन पर किसी भी धातु आयन के 1 मोलर विलयन में उस धातु का इलेक्ट्रोड लगाया जाए और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम साल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ दें, तो जो सेल का विभव आएगा वो क्या आएगा, वो उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। क्यों? क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 0 होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी सेल का विभव कैसे निकालते हैं, सेल का विभव बराबर कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। और इलेक्ट्रोड विभव जो है वो मानक अपचयन विभव के रूप में माना जाता है। तो सेल का विभव निकालने के लिए हम कैथोड के मानक अपचयन विभव में से एनोड का मानक अपचयन विभव घटा देंगे। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो मानक अपचयन विभव है वो 0 माना जाता है, यानी कि जो सेल का विभव आएगा वो उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव आएगा। ठीक है, यानी कि जो सेल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, यहाँ पर कैथोड के रूप में काम करेगी आपके मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और एनोड के रूप में काम करेगा वो धातु जिसका इलेक्ट्रोड उसके 1 मोलर विलयन में डूबा हुआ है, वो एनोड के रूप में काम करेगा। तो एनोडिक रिएक्शन क्या होगी, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और कैथोडिक रिएक्शन होगी H+ आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि कोई प्लेटिनम का वायर होता है, उसके ऊपर जो है प्लेटिनम के वायर पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है जो कि अधिशोषित हो जाती है मेटल के सरफेस पर, प्लेटिनम वायर के सरफेस पर, और उसे डुबा दिया जाता है HCl या H2SO4 के विलयन में। तो यानी कि कैथोडिक विलयन में से क्या होगा, H+ आयन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे जो कि मेटल लूज कर रही है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। यानी कि पूरी सेल अभिक्रिया क्या हुई कि मेटल प्लस H+ गिव्स मेटल आयन प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यानी कि जो सेल है उसका जो इलेक्ट्रोड विभव आएगा अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो अभिक्रिया की संभावना क्या होगी कि अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होगी, यानी कि फॉरवर्ड होगी, यानी कि ऐसी अभिक्रिया स्वतः होगी। यानी कि ऐसी धातुएं जो है वो अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगी। और यदि सेल के इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक आया, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो है विपरीत दिशा में चलेगी, यानी कि ऐसी अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। ठीक है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया अग्र दिशा में तो स्वतः होती नहीं बल्कि विपरीत दिशा में स्वतः होती है। अर्थात ऐसी धातुएं जो है वो अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेंगी। तो किसी धातु के लिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 को हम मानक अपचयन विभव के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये IUPAC की परिपाटी है कि जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन विभव के रूप में प्रदर्शित किया जाए। ओके, अब देखो यानी किसी धातु आयन के अपचयन के मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम क्या बोलेंगे, फिर मानक अपचयन विभव या रेडॉक्स विभव कहते हैं। तो मानक अपचयन विभव का मान यदि ऋणात्मक है तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि धातु अपचायक प्रकृति की है, यानी कि धातु अपचायक प्रकृति की है, यानी कि धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यानी कि धातु एनोड का काम करेगी। लेकिन यदि मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक है, यानी कि आपकी जो मेटल है वो ऑक्सीकारक प्रकृति प्रदर्शित करेगी, यानी कि
ऑक्सीकारक प्रकृति का मतलब है कि किसी दूसरे से वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की उसमें टेंडेंसी पाई जाएगी। तो जो है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक यहाँ पर मानक अपचयन विभव के मान दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखो। फिर जो है उपयुक्त अभिक्रियाओं और उनके मानक अपचयन विभव के मानों का अवलोकन करने से क्या क्या निष्कर्ष निकला कि कोबाल्ट +3 / कोबाल्ट, कॉपर +/ कॉपर और कॉपर +2 / कॉपर युग्मों के लिए E0 का मान यानी कि मानक अपचयन विभव का मान या रेडॉक्स विभव का मान या मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक है। यानी कि कोबाल्ट और कॉपर के अतिरिक्त समस्त धातुओं को अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करना चाहिए। यानी कि इन युग्मों को छोड़कर बाकी जितनी भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, यदि उनको हम एनोड के रूप में काम में लें और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के साथ में साल्ट ब्रिज से जोड़ें तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कैथोड का काम करेगा और बाकी सारी धातुएं हैं इन युग्मों को छोड़कर यानी कि कोबाल्ट और कॉपर को छोड़कर वो किसका काम करेंगी? एनोड का काम करेगी। तो एनोड का काम करेगी तो क्या होगा कि ये सारी धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगी। हालांकि ये जो मान है वो एस ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव के मान से कम है। ठीक है, यानी कि इनके ये जो मान है वो एस ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव के मानों से कम है। फिर भी कॉपर अपवाद को छोड़कर सारे के सारे मान कैसे हैं? ऋणात्मक। यानी कि धीरे धीरे ही जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करना चाहिए और इस प्रकार इन्हें तीव्र अपचायकों की भांति व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। मैग्नीज के अलावा सभी धातुओं को जल व अम्लों के प्रति उदासीन रहना ही इनका प्रमुख लक्षण है। तो ऐसा क्यों हुआ? यानी कि होना तो इन्हें तीव्र अपचायक चाहिए, यानी कि इन्हें फटाफट एनोड के रूप में व्यवहार करना चाहिए और जो है इलेक्ट्रॉन निकाल देना चाहिए, लेकिन तीव्र अपचायकों की भांति व्यवहार न करके मैग्नीज के अलावा जो सारी धातुएं हैं वो जल और अम्लों के प्रति लगभग उदासीन क्यों बनी रहती है? यानी कि ज़्यादा जो है इनके मानक अपचयन विभव के मान नेगेटिव होने के बावजूद भी संक्रमण धातुएं क्रियाशील नहीं होती है। यानी कि देखो, मानक अपचयन विभव का मान जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा वो धातु उतनी ही अधिक रिएक्टिव होगी, यानी कि वो उतनी ही अधिक अपचायक प्रकृति की होगी। वो जो है उसका जो है आयनन विभव का मान उतना ही कम होगा, उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन मानक अपचयन विभव के मान संक्रमण धातुओं के लिए नेगेटिव है, फिर भी क्रियाशील नहीं है। तो इसके कुछ कारण क्या है कि जो अधिकांश डी ब्लॉक एलिमेंट है उन पर उनके ऑक्साइड की एक परत सी चढ़ी रहती है जो धातुओं को प्रोटेक्ट करने का काम करती है वायुमंडलीय ऑक्सीजन से, यानी कि उनका आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता है। और जो दूसरा रीजन है वो क्या है कि इनके आयनन विभव और उनके वाष्पीकरण ऊष्मा के मान उच्च होते हैं। यानी कि अपन जानते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनके लिए आयनन विभव के मान बहुत कम होते हैं, जिससे क्या होते हैं क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं क्रमशः 1 और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट में जो है 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने से उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त नहीं होता है। 1 से अधिक इलेक्ट्रॉनों को जब अपन निकालेंगे तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी और आयनन विभव और वाष्पीकरण ऊष्मा के मान ज़्यादा होने के कारण इन आयनों के जलयोजन ऊष्मा के मान क्या हो जाते हैं? निम्न होते हैं। ठीक है, अब जो है अगली प्रॉपर्टी है संक्रमण धातुओं की ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था है। और हम जानते हैं कि संक्रमण धातुओं का ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है कि इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है ना। तो किसी भी तत्व के लिए संयोजकता से अधिक उपयुक्त पद क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था। और ऑक्सीकरण अवस्था को हम कैसे परिभाषित करते हैं कि किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था उस आवेश के बराबर होती है जो उस तत्व के परमाणु पर रह जाता है यदि उसके यौगिक के अन्य परमाणुओं को आयनों के रूप में उससे पृथक कर दिया जाए। ठीक है, जैसे अपन बात करें कि MgCl2 में मैग्नीशियम से जुड़े दोनों Cl परमाणुओं को यदि हम आयनों के रूप में यानी कि क्लोराइड के रूप में निकाल दें तो मैग्नीशियम पर कितना धन आवेश आएगा? +2। और यही मैग्नीशियम की
ऑक्सीकरण अवस्था है, यानी कि किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे मैग्नीशियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो उस आवेश के बराबर है जो कि मैग्नीशियम तत्व के परमाणु पर रह जाएगा यदि उसके यौगिक MgCl2 से अन्य परमाणु यानी कि Cl को आयनों के रूप में यानी कि Cl- के रूप में पृथक कर दें। ठीक है, यानी कि संक्रमण धातुओं के बाह्यतम कोश या संयोजकता कोश में तो एक या दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इन सब की ऑक्सीकरण अवस्था एक या दो तो होनी चाहिए, क्योंकि बाह्यतम कोश या संयोजकता कोश कौन सा है, NS1 या NS2, तो यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था एक और दो तो होगी ही। और स्कैंडियम के अतिरिक्त बाकी जितने भी तत्व हैं वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। कॉपर की +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। स्कैंडियम की +2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी नहीं होती है, क्योंकि एक बचे हुए d इलेक्ट्रॉन को त्यागने के पश्चात उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, ऑर्गन का यानी कि उत्कृष्ट गैस का विन्यास हो जाएगा। इसलिए स्कैंडियम की +3 ऑक्सीकरण अवस्था बहुत ही ज़्यादा स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, यानी कि स्कैंडियम केवल बोल सकते हैं या मैक्सिमम केस में ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि संक्रमण तत्वों के लिए 4s और 3d कक्षकों की ऊर्जा स्तर में अंतर बहुत कम होता है, अतः संयोजकता कोश 4s से इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात यदि 3d कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो आवश्यकता अनुसार या परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ये 3d कक्षकों से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और इस प्रकार इनकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है। तो यही कारण है कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त संक्रमण तत्व उनमें विद्यमान अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर +3 से लेकर के +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। देखो भाई, अब स्कैंडियम जो है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा शो करता है। मैक्सिमम इसके केसेस में यौगिकों में +3 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, और इसका कारण कि इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्कैंडियम में उत्कृष्ट गैस विन्यास ऑर्गन का स्थायी विन्यास पाया जाता है। टाइटेनियम जो है वो +2, +3, +4 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। वैनेडियम +2 से +5, क्रोमियम जो है उसमें +2, +3 और +6 ये ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्थायी होती है, जबकि +1, +4 और +5 वाले यौगिक कम मिलते हैं। ऐसे ही मैग्नीज में +2, +4 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी मानी गई है, और +3, +5 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है, यानी कि इस ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिक कम बनते हैं। इसी प्रकार आयरन में +2 से लेकर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, लेकिन +2, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आयरन के यौगिक ज़्यादा मिलते हैं और +4, +5 और +6 में कम। ऐसे ही कोबाल्ट में +2, +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, लेकिन +4 असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है, इसमें यौगिक कम बनते हैं। निकल में +2 और +3, लेकिन निकल जो है ज़्यादातर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कॉपर +1 एंड +2 एंड जिंक ऑलवेज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो हमने क्या देखा कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है, और इसका कारण क्या है कि जैसे जैसे d कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। अब किसी भी धातु की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अस्तित्व में आएगी, यानी कि सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, ये किस पर डिपेंड करेगा, धातु लिगेंड तंत्र की रेडॉक्स अभिक्रियाओं पर। फॉर एग्जाम्पल जो वेनेडियम धातु है वो हैलोजनों के साथ में क्रिया करके पेंटाफ्लोराइड, जैसे अगर वेनेडियम धातु फ्लोराइड से क्रिया करेगी तो पेंटाफ्लोराइड बनाएगी, क्लोराइड से भी क्रिया करने पर टेट्राक्लोराइड, और ब्रोमाइड से रिएक्शन करने पर ये ट्राइब्रोमाइड बनाएगा। तो उसका कारण क्या है कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में वेनेडियम बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेंट नेचर का होता है। ओके, तो इसके संपर्क में जैसे ब्रोमाइड और आयोडाइड जैसे तीव्र अपचायक आएंगे तो ये इनकी आयनिक अवस्था में स्टेबल नहीं रह पाएंगे और तुरंत ही हैलोजनों के रूप में मुक्त हो जाएंगे, यानी कि ब्रोमाइड से ब्रोमीन और आयोडाइड से आयोडीन बाहर निकल जाएगी, और वेनेडियम जो है +5 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, यानी कि वेनेडियम का तो क्या हो गया, रिडक्शन।
और ब्रोमाइड और आयोडाइड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। लेकिन फ्लोराइड जैसे छोटे आकार और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले जो आयन है ये बहुत ही मुश्किल से ऑक्सीडाइज्ड हो पाते हैं। और वैसे अपन जानते हैं कि जो है फ्लोराइड जो है वो तीव्र ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का होता है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। इसलिए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में वेनेडियम जो है फ्लोराइड के साथ मिलकर के पेंटाफ्लोराइड बनाता है। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड जो है वो ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का होता है, जबकि ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है वो अपचायक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे फ्लोरीन की भांति ऑक्सीजन भी छोटे आकार का और अधिक विद्युतऋणी तत्व होता है, अतः ऑक्साइड आयनों के साथ भी ये तत्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक बनाते हैं। जैसे वेनेडियम का वेनेडेट आयन बनता है VO4 3-, क्रोमियम का क्रोमेट आयन CrO4 2-, और मैग्नीज का परमैंगनेट आयन यानी कि MnO4- काफ़ी स्टेबल आयन है। इसके अतिरिक्त जो मीडियम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अम्लीय माध्यम यानी कि एसिडिक मीडियम में निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, जबकि क्षारीय माध्यम में धातुएं उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में विद्यमान रहती है। तो यही कारण है कि संक्रमण धातुओं की जो हाइड्रोक्साइड है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। जैसे हल्के हरे रंग का जो फेरस हाइड्रोक्साइड होता है जिसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वायु में खुला छोड़ने पर ये भूरे रंग के फेरिक हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब ऐसे ही क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स होते हैं उनके साथ संक्रमण धातुएं यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट वाले जो तत्व है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में लिगेंड जो है वो धातु के साथ 2 प्रकार का व्यवहार दर्शाता है, सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर। अर्थात लिगेंड जो है पहले धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और धातु परमाणु के साथ सिग्मा बंध बनाता है, जो कि एक प्रकार का कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जिसके फलस्वरूप धातु परमाणु पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। यानी कि लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन धातु को दे दिए तो सिग्मा बॉन्ड बन गया और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण धातु पर ऋणावेश आ जाएगा। अब इस ऋणावेश को जो है धातु कम करना चाहेगी, डिलोकलाइज्ड करना चाहेगी, विस्थानीकृत करना चाहेगी। इसके लिए धातु परमाणु जो क्या करेगी, अपने डी कक्षकों से लिगेंड अणु के जो विपरीत बंधी आणविक कक्षक है जो रिक्त रहते हैं उनके साथ में संपार्श्वीय अतिव्यापन करेगी। और जब भी कोई भी धातु परमाणु जो है या जो धातु का आयन है वो अपने भरे हुए डी कक्षकों से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लिगेंड के खाली यानी कि रिक्त विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में डोनेट करती है, तो इस प्रकार संपार्श्वीय अतिव्यापन होता है और उससे पाई बॉन्ड बनता है। और इस प्रकार के बॉन्ड को हम बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। तो कौन कौन से लिगेंड जो है बैक बॉन्डिंग शो करते हैं, वो है कार्बोनिल, NO, नाइट्रोजन, PR3, RNC, बाइपिरिडिल आदि इस प्रकार के लिगेंड है। तो जो है कार्बोनिल यानी कि CO लिगेंड वह किसी धातु आयन के मध्य बंध को हम इस चित्र में देख ही चुके हैं, ठीक है। अब देखो संक्रमण धातु आयनिक व सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध बनाते हैं। जब धातु कम ऑक्सीकरण अवस्था में होती है तो वो हमेशा आयनिक यौगिक बनाएगी, लेकिन जैसे जैसे संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे संक्रमण धातु आयन का आकार छोटा होता चला जाता है और उस पर धनावेश बढ़ता चला जाता है। और फजांस रूल के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि किसी भी धनायन का आकार जितना छोटा होता है और उस पर धनावेश जितना ज़्यादा होता है वो किसी भी लिगेंड को यानी कि ऋणायन को उतना ही अधिक पोलराइज करता है। और जितना अधिक धनायन जो है ऋणायन को ध्रुवित करेगा बंध में सहसंयोजक गुण बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि जब धातु आयन अधिक ऑक्सीकरण अवस्था में है तो उस पर धनावेश का घनत्व ज़्यादा होगा और वो ऋणायन का ध्रुवीकरण करने में अधिक समर्थ होगा। यानी कि जो है अणु में सहसंयोजक गुण बढ़ जाएंगे। यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने से इनके यौगिकों की अम्लीयता बढ़ती है और क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कम ऑक्सीकरण अवस्था में डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो जो यौगिक बनाते हैं वो आयनिक होते हैं और उनकी नेचर क्षारीय होती है। और ऑक्सीकरण अवस्था जैसे बढ़ती है यौगिकों की अम्लीयता बढ़ती चली जाती है, क्रियाशीलता बढ़ती है और उनमें सहसंयोजक गुण बढ़ते चले जाते हैं। जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम का ऑक्साइड, क्रोमियम का ऑक्साइड, ये कैसे होते हैं, क्षारीय नेचर के होते हैं और आयनिक होते हैं।
ऐसे Ti2O3, V2O3, Cr2O3 ये नेचर में उभयधर्मी होते हैं, और CrO3 जिसमें क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये सहसंयोजी यौगिक है और अम्लीय यौगिक है। जिंक जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट 3D सीरीज के अंतिम छोर पर स्थित है, इसमें सारे के सारे डी कक्षक कैसे हैं, पूरे भरे हुए हैं। वो अपने बाह्यतम कोश के 2 4s इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेगा, इसलिए जिंक में जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा कोई दूसरी ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है। ठीक है, यानी कि किसी भी तत्व के रेडॉक्स विभव E0 को हम ΔG0/F बराबर -ZD0 से परिकलित कर सकते हैं, जहाँ ΔG0 क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, F फैराडे कांस्टेंट है, एंड E0 जो है वो यहाँ पर रेडॉक्स विभव है। तो यानी कि किसी तत्व की विभिन्न जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उनको मुक्त ऊर्जाओं के विरुद्ध आलेखित करने से जो डायग्राम मिलते हैं उन्हें हम ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम या लेटिमर डायग्राम कहते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम या लेटिमर डायग्राम का अध्ययन करने से प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में क्या क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तत्वों की जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था उनके 3D कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों व s इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के योग के बराबर होती है। यानी कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए 3D कक्षकों में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और s इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर। यानी कि मैग्नीज तक के तत्वों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 तक हो सकती है, क्योंकि D5 विन्यास तक D इलेक्ट्रॉन सारे के सारे अयुग्मित होते हैं, लेकिन D5 विन्यास के बाद कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन चालू हो जाता है, अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी एक एक करके घट जाएगी। तो यही कारण है कि मैग्नीज से जिंक तक ऑक्सीकरण अंक में 1-1 की कमी होती है और स्कैंडियम से मैग्नीज तक ऑक्सीकरण अंक में 1-1 की वृद्धि होती है। अब जब हम श्रेणी में बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता चला जाता है। यानी कि स्कैंडियम +3 तो बहुत ज़्यादा स्थायी है, टाइटेनियम +4 बहुत ज़्यादा स्थायी है। इसका कारण हम जानते हैं कि स्थायी उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त हो जाना, ऑर्गन का स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाना। वेनेडियम +5, क्रोमियम +6 और मैग्नीज +7 जो है ये ऑक्सीकारक नेचर के हैं, और उसके बाद के समस्त आयन जैसे Fe+5, कोबाल्ट +4, निकल +3, कोबाल्ट +3 ये जो है आयन बहुत ज़्यादा अस्थायी और ऑक्सीकारक नेचर के होते हैं। बाएं से दाएं जाने पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता चला जाता है, जबकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता चला जाता है। और इन दोनों में कॉपर और मैग्नीज अपवाद है। क्यों? क्योंकि कॉपर में +2 ऑक्सीकरण अवस्था के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन स्थायी D10 विन्यास से निकलेगा, तो तंत्र का स्थायित्व कम हो जाएगा, इसलिए +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व कम होता है। इसी प्रकार मैग्नीज की +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने के लिए जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नीज के आधे भरे हुए कक्षक यानी कि स्थायी D5 विन्यास में से निकालना होगा, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए कॉपर +2 और मैग्नीज +3 का जो स्थायित्व है वो अपेक्षित मान से कम होता है। साथ ही मैग्नीज +2 और आयरन +3 की ऑक्सीकरण अवस्थाएं अपेक्षा से अधिक स्थायी भी होती है, क्योंकि दोनों में स्थायी D5 विन्यास रहता है। ठीक है, अब देखो कि विलयन अवस्था में कॉपर प्लस की तुलना में कॉपर +2 का स्थायित्व ज़्यादा है। यानी कि कॉपर प्लस में तो स्थायी D10 विन्यास पाया जाता है, लेकिन कॉपर +2 में D9 विन्यास पाया जाएगा। लेकिन फिर भी विलयन अवस्था में कॉपर प्लस की तुलना में कॉपर +2 ज़्यादा स्थायी है। इसका कारण है कि जब कॉपर प्लस की तुलना में कॉपर +2 के आयनों को जल में घोला जाता है तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा बाहर निकल जाती है, यानी कि जलयोजन ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण विलयन अवस्था में कॉपर प्लस की तुलना में कॉपर +2 ज़्यादा स्थायी है। फिर शून्य अथवा ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी अस्तित्व में आ सकती है। और कब आएंगी ये? जब हम देखते हैं कि कम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायी करने के लिए ऐसे लिगेंड विद्यमान होने चाहिए जिनमें बैक बॉन्डिंग की क्षमता पाई जाती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइपिरिडिल, PR3, नाइट्रोजन आदि। इस प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का होना धातुओं के कम विद्युतधर्मी होने का संकेत है। यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो S ब्लॉक एलिमेंट की तुलना में
इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की कम होती है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो है +2 तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं के मध्य की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में जो है डिस्प्रपोर्शनेशन का गुण पाया जाता है, अर्थात ऐसी अवस्थाएं एक ही समय में अपने से कम व अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाती है। जैसे मैग्नीज +3 का कोई आयन है तो विलयन अवस्था में वो एक ही समय में +4 और +2 में बदल जाता है। तो ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ उनके यौगिकों में सहसंयोजक गुण बढ़ते चले जाते हैं और ऑक्साइड का अम्लीय गुण भी बढ़ता चला जाता है। तो उदाहरणार्थ जैसे मैग्नीज के 3 ऑक्साइड हैं, MnO, MnO2 और MnO3। इनमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2, +4 और +6 है। MnO एक आयनिक यौगिक है जो मैग्नीज +2 और ऑक्साइड आयन में आयनित हो जाता है, जिससे आयनिक यौगिक होने के कारण क्षार की भांति व्यवहार करता है। दूसरा ऑक्साइड MnO2 है जिसमें आयनिक और सहसंयोजक दोनों प्रकार के गुण पाए जाएंगे। इसका व्यवहार उभयधर्मी होता है, जबकि MnO3 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है और इस अणु के आयनित होने के लिए मैग्नीज को 6 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यानी कि एक ही परमाणु से 6 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते हैं। इसलिए MnO3 जो है वो एक सहसंयोजी यौगिक है और इसका नेचर अम्लीय होता है। 7वां जो है इसके निष्कर्ष वो है, इसी प्रकार ऑक्सीकरण संख्या अर्थात सहसंयोजक गुण बढ़ने के साथ साथ इनके क्लोराइडों के जल अपघटन की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। जैसे टाइटेनियम के हैलाइड में टाइटेनियम का ऑक्सीकरण अंक +3 है और ये जल अपघटित नहीं होता, यानी कि जो है स्टेबल कंपाउंड है टाइटेनियम के हैलाइड में, जब टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, यानी कि इसका जल में विलयन स्थायी है TiH2O का होल 6 +3। और आयनों टाइटेनियम +3 आयनों के कारण जल का जो है विलयन का रंग बैंगनी होता है, जबकि टाइटेनियम +4 के हैलाइड जो है वो वाष्पशील नेचर के होते हैं। ठीक है, वह ये वाष्पशील द्रव होते हैं, नमी की उपस्थिति में ये जल अपघटित हो जाते हैं और जल अपघटित होकर के टाइटेनियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा TiOH का होल 4 और HX यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड बनने के कारण धुआं बाहर निकलेगा। ठीक है, ओके।